अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों का या तो जीपीए थोड़ा सा कम होता है या जो लोग यूरोप के अलावा किसी और कंट्री को हंट करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जिनमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी की तमाम स्कॉलरशिप मौजूद हैं। तो इंडोनेशिया की एक बेहतरीन स्कॉलरशिप मौजूद है जिसको KNB के नाम से कहते हैं। और हमारे साथ आज एक अवार्डी मौजूद हैं इस स्कॉलरशिप के, इमरान अहमद साहब। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई इस सेशन को अरेंज करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन बस शॉर्ट से देता हूँ। मेरा नाम इमरान शाकिर है और मैं बेसिकली सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, KP के प्रोविंस से। और बैचलर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। उसके बाद पहला मास्टर मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया कोविड के टाइम पे। और फिर साथ ही में बैंक ज्वाइन कर लिया था, HBL बैंक एज एम्प्लॉय। बट करियर अच्छा नहीं जा रहा था, जॉब में मजा नहीं आता। तब स्कॉलरशिप पे नजर पड़ी मेरे। जब बैचलर से फ्री हुआ तो तब मैंने इसको देखा था, पर अप्लाई नहीं किया था कोविड की वजह से, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह बंद थी। तो फिर या इस पे अप्लाई कर लिया 2021 में, फरवरी में अप्लाई किया था। और बाकी 5 इयर्स मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया है एक IT स्टार्टअप में, राइस पाकिस्तान। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे साथ ही में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग, फाइवर, वेबसाइट डेवलपमेंट और इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट जो है चला गया व्लॉग और फोटोग्राफी और इन चीजों की तरफ। नाइस। तो आप हमें बता दें कि आपने कब ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी, आपकी स्टडी कब स्टार्ट हुई थी इसमें? तो ये एक्चुअली होता इनका 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होता है, तो वो मैंडेटरी है PhD, बैचलर और मास्टर तीनों के लिए। तो मास्टर के लिए ये 3 साल के, 1 ईयर का लैंग्वेज और 2 ईयर मास्टर। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ये जो है मोस्टली फरवरी में स्टार्ट होते हैं, कभी जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी से मार्च के बीच में होते हैं। और बेसिकली सिंपल सा प्रोसीजर एप्लीकेशन का। वहाँ पे इस्लामाबाद में जो इंडोनेशियन एम्बेसी है, वहाँ पे हम पहले जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं वो पूरे करके फिर वहाँ सेंड करते हैं। कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारे सिंपल से ही हैं। एजुकेशनल हो गया और बाकी आपके यूनिवर्सिटी से जो है बन जाते, या कॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और रिकमेंडेशन लेटर वगैरह, और साथ में मेडिकल और पासपोर्ट। तो एम्बेसी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करती है जो आपके नाम से वो बनाती है। तो आप फिर एलिजिबल होते हो अप्लाई के लिए, क्योंकि आपको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद इनका पोर्टल है KNB, उस पर अप्लाई करना पड़ता है। पर ज्यादातर स्टूडेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, तो बीच में फंस जाते, क्योंकि वो चीजों को समझती नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस मेरे ख्याल में ये एक इस तरह प्रोसेस के सामने वाले जो पढ़ने वाले बंदा उसको समझ आ सके, सिंपल हो, साफ सुथरी हो, तो आसानी होती है दोनों के लिए। तो और फिर प्रोसेस जो है तकरीबन एप्लीकेशन के बाद 1 महीने या 2 महीने बाद आपको ईमेल आती है इंटरव्यू के लिए। मेरे ख्याल में ये सब शॉर्ट लिस्टेड की होती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि 2018 और 17 में तकरीबन पाकिस्तान से सिर्फ 1 स्टूडेंट था, और अभी माशाल्लाह प्रीवियस ईयर तकरीबन 70-80 से ज्यादा हो गए हैं। पर इनमें KNB लगभग कोई 40-45 लगभग है, PhD और मास्टर के। तो सबसे ज्यादा सीटें मास्टर स्टूडेंट के लिए। ओके, सो इसमें मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी होता है, ये जो आपकी स्टडी होती है, जो फर्दर आपकी स्टडी होती है, तो वो उसी लैंग्वेज में होती है या इंग्लिश में होती है? ये असल में इनकी इंडोनेशियन लैंग्वेज है, उसका कोर्स किया जाता है। जिस तरह कुछ कंट्रीज रोमानिया, चाइना, ये सारे अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जो तुर्की का एक स्कॉलरशिप है वो भी इसी तरह करते हैं। बट ये डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। मतलब ज्यादातर अगर आप मास्टर और PhD की तरफ जाए तो वहाँ पे ज्यादा रिसर्च वर्क होता है, कोर्स भी शॉर्ट होता है।
स्लाइड्स पे पढ़ाया जाता है ज्यादातर, तो वो ज्यादातर इंग्लिश में होती है। और कुछ प्रोफेसर जो है वो कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ये अपनी लैंग्वेज को देते हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि 50-50% होती क्लासेस। तो वैसे लैंग्वेज कैसे है इनकी, लाइक इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड? लैंग्वेज लैंग्वेज अगर मैं कहूँ पाकिस्तानियों के लिए तो आसान है, क्योंकि ये बनी जो है उर्दू, पश्तो और कुछ लैंग्वेज, कुछ अरेबिक से। तो बहुत से ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं हमारी तरह, जिस तरह स्वलात, मस्जिद, गिलास, टेबल, ये सारी चीजें एक ही जैसी है पश्तो में। ओके। बाकी खाने वगैरह की जो हम बात करें तो इतनी मुश्किल नहीं है, सीख लेता है बंदा, 6-7 महीने में आराम से सीख लेता है। ओके। सो हम थोड़ा सा पहले जाएंगे आपके बैकग्राउंड वाली साइड से। लाइक आपको कैसे इसका स्कॉलरशिप के बारे में पता चला था कि आपने स्कॉलरशिप को हंट करना है या अप्लाई करना है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक स्टूडेंट जो बैठा होता है ना, उसको ये चीजें बहुत टफ लग रही होती हैं, बट वंस दे स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दैट स्कॉलरशिप तो बहुत इजी हो जाती हैं चीजें। तो आपको कैसे इसका आइडिया हुआ था? कोई आपका तो पहले ऐसा पढ़ रहा था, बता दोस्त वगैरह या कुछ? ये तो मैं एक्चुअली बता दूंगा कि मैं भी इन्हीं स्टूडेंट में से एक था जो बैचलर के 6-7वें सेमेस्टर में था, और यही ख्वाब देख रहा था कि भाई बाहर जाना है किसी तरीके से, हम्म। कोई दुनिया देखनी पड़ेगी, ट्रैवल और ये चीजें ना, तो ये चीजें बंदे को मोटिवेट करती है। बिल्कुल। तो अगर आप इस चीज का शौक रखते हो तो ये दिल में पड़ जाती है। उसके बाद फिर आप सर्च स्टार्ट करते हो, तो फिर कभी आप वीडियोस देखते हो, फिर कभी आप मुल्क देखते हो कि कौन सी कंट्री अच्छी है, तभी फिर आप गाइडेंस भी लेते हो। और जब ये टाइम आपके 7वें सेमेस्टर से या 1 साल से आप लगे रहो कंटिन्यूस प्रोसेस में, तो आप तकरीबन 7-8 महीने में गुरु बन जाते हो इन चीजों को देखने के लिए। फिर आपको समझ भी आ जाती है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसी तरह मैं सर्च कर रहा था, तो काफी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की थी। पहले एप्लीकेशन मेरी पोलैंड की थी जो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर चाइना, तो इसी तरह करते करते रशिया का एक स्कॉलरशिप हो गया था, पर वो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से मैं नहीं जा सका, और उनका स्टाइपेंड भी मेरे ख्याल में बहुत कम था। यूनिवर्सिटीज अच्छी है, तो फिर इसका भी मुझे पता था, तो इसमें भी अप्लाई किया था मैंने। तो ये तकरीबन 2021 में तकरीबन काफी एप्लीकेशंस मैंने सेंड की थी, तो ज्यादातर कुछ रिजेक्ट हो जाती थी, कुछ अच्छी नहीं होती थी। तो तब समझ आ गई थी कि अब ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ये कैन बी। तकरीबन 2020 से मेरी टारगेट में था, तो 2021 में मैंने फिर अप्लाई किया था। ओके। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें हर इंफॉर्मेशन बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह मिल जानी चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स की हंट करने के लिए, तो यूट्यूब एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है कि आप वहाँ पे डिफरेंट लोगों की, लाइक आप कंट्री सर्च करें, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट इन फलां कंट्री लिखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। और काफी लोग स्कॉलरशिप्स पे ही होते हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं स्पेशली। तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल सकती है। जिस तरह इमरान भाई का भी एक चैनल है, वहां पे ये गाइड किया हुआ है इन्होंने, मैंने खुद वीडियोस देखी हुई है केएनबी के बारे में, फॉर्म भी फिल किए हुए हैं, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। अगर आप लोग फिर भी वहां से चीजें अवेल नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। बात यह है कि थोड़ा सा रिसर्च करना सीखें, और स्कॉलरशिप्स आपको ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करना सर्च करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली विद इन नेक्स्ट ईयर आप स्कॉलरशिप पे कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होंगे। खैर, हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडोनेशिया में कितनी है, और किस तरह आप लोग रहते हैं, मतलब आपके सिटी में लेट्स से कि कितने पाकिस्तानी मौजूद होंगे या बिजनेस वगैरह कोई करते होंगे, इस तरह कुछ? हाँ, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट की कम्युनिटी मेरे ख्याल में अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और मैं मेरे ख्याल में, मेरे बिलीव में सबसे ज्यादा ही पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है। क्योंकि 2021 में तकरीबन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है सिर्फ केएनबी के लिए नहीं, बट इरास्मस मंडस और दूसरी जगहों के लिए भी अप्लाई किया, और माशाल्लाह सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान की स्टूडेंट्स ने लिए। तो यहाँ पे तकरीबन अगर मैं कहूँ एस्टिमेटेड मेरी सिटी में लगभग कोई 25 से 30 स्टूडेंट पाकिस्तानी शायद हो। जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको जानता हूँ, तकरीबन वो 10-15 है। तो बाकी हैं कुछ सिटीज जो है थोड़ी, इसमें से बंदूक काफी बहुत बड़ा सिटी है, तो इसमें बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो है, काफी स्टूडेंट है यहाँ पे। ओवरऑल इंडोनेशिया में माशाल्लाह तकरीबन कोई 70 लगभग होंगे। ओके, नाइस नाइस।
अच्छा, थोड़ा-सा हमें बता दें कि इंडोनेशिया जो हमने सुना हुआ है कि मुस्लिम काफ़ी कम्युनिटी है वहाँ पे या मुस्लिम कंट्री है, आई डोंट नो। बट वहाँ पे ये मुस्लिम प्रैक्टिसेज़ लाइक नमाज़ हो गई या ईदें वग़ैरह जो ये चीज़ें सारी वहाँ पे ईज़िली आप सेलिब्रेट करते हैं? जी, सेलिब्रेशन ये तकरीबन हर त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते। इवन हमारे जो रबीउल अव्वल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हो गया, और इसी तरह हमारी ईद हो गई, बड़ी ईद, छोटी ईद, बाकी भी कोई ट्रेडिशन वगैरह जो है बहुत एंजॉय करते। इवन के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह के दिन भी ये फूड वगैरह देते हैं, सेम ट्रेडिशंस होती है, बस इनके तौर तरीके थोड़े चेंज होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और ये मेरे ख्याल में बंदे पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट मस्जिद की तरफ जाना चाहे तो वो जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। बहुत प्यारी प्यारी मस्जिद है यहाँ पे, मेरे ख्याल में फैसल मस्जिद से बड़ी बड़ी मस्जिद है यहाँ पे। माशाअल्लाह। और कोई स्टूडेंट दूसरी साइड पे जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, पर डिपेंड करता है। हुँ, पर ये कि मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है मेरे ख्याल में ये, हुँ, हुँ। तो अच्छे अच्छा, थोड़ा-सा प्रैक्टिसेस है। हम आपसे ये पूछेंगे कि वहाँ का एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है, आप पाकिस्तान से भी आपने बैचलर की है और मास्टर भी फिर आपने की हुई है। तो क्या आप कंपैरिज़न करना चाहेंगे? अगर शॉर्टली आप कंपैरिज़न बता दें लाइक वहाँ पे क्या फ़र्क है या वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं? तो मैं इस तरह ज्यादातर स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ज्यादातर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। हुँ, हुँ। तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री का कह दूं तो तकरीबन आ, ये तो पहले तो ये कि फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं क्लास के लिए। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, उस तरह हमें फैसिलिटीज क्लास में या एजुकेशन में या पब्लिकेशन या ऑनलाइन एक्सेस इस तरह नहीं मिलती। हुँ, पर यहाँ पे माशाल्लाह ऑनलाइन अकाउंट्स, ईमेल, सारी चीजें बनी हुई है, हमें एक्सेस भी है हर चीज को। और बाकायदा क्लास में 3-4 पढ़ाने के तरीके, जिस तरह व्हाइट बोर्ड, साथ में डिजिटल सिस्टम भी है, तो हर चीज अवेलेबल है। और एजुकेशन ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंडोनेशिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो बहुत ज्यादा महंगी है। तो मेरे ख्याल में मैं कैलकुलेट कर रहा था कजन के लिए, तो बैचलर पे तकरीबन कोई 55 लाख का खर्च आता है, और ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट एक स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करती है। हुँ। तो अभी आप सोचे, इस तरह टॉप यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया या इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बांडोंग, तो ये काफी महंगी यूनिवर्सिटीज है। तो अगर इस तरह फैसिलिटीज और स्टूडेंट को मिले, इससे ज्यादा भी फीस है कुछ यूनिवर्सिटीज की, तो आप खुद अंदाजा लगाए। अगर वहां पे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तकरीबन 3-4 लाख पे सारा खर्चा आता है, लिविंग के साथ आप 5 लाख बना ले, और कहाँ पे फिर ये 55-50 लाख की डिग्री, तो काफी डिफरेंस है मेरे ख्याल में। और फ्री के लिए सिर्फ ये नहीं, साथ में ट्रैवल और खाना पीना हर चीज फ्री होती है। ओके, सो स्टाइपेंड वाले जो क्वेश्चन है उस पे तो बाद में आएँगे जो सबका फ़ेवरेट क्वेश्चन होता है। बट उससे पहले हम थोड़ा-सा ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनका कोई डील होता है, एचईसी के साथ डील होता है या सिर्फ़ ये इंडिपेंडेंटली केएनबी स्कॉलरशिप डील कर रहा होता है स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली या इसमें कोई हर नहीं कंट्री का ये सेंडिंग पार्टनर है? नहीं, ये एक्चुअली मेरे ख्याल में इंडोनेशियन एमबीसी जो है वो पार्टनर्स में, पर एचईसी के साथ नहीं है, ये एक प्राइवेट हुँ, सेपरेट है उनसे। ओके। तो बस ये डायरेक्टली गवर्नमेंट डील करती है। ओके, तो इसमें मतलब सेंडिंग पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होगा एचईसी का, बल्कि कोई भी रोल नहीं होगा जिस तरह नहीं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में होता है रोल एचईसी का। चाइना हो गई या नहीं हंगरी स्कॉलरशिप हो गई, तो यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं है। और नहीं इसके अलावा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऐसे रैंकिंग बता दें यूनिवर्सिटीज की, लाइक आपको आइडिया होगा कि 100 में है, 200 में है, इंडोनेशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं लेट्स से। रैंकिंग मैंने पहले देखी थी, पर अभी ठीक से याद नहीं। पर इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अच्छे रैंकिंग में, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया हो गया, हम्म, और यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा, साथ में इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बंदूंग, ये बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, और इनमें से तकरीबन यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ग्रेजुएट हुए हैं। ओके। तो रैंकिंग का एग्जैक्ट पता नहीं है, पर अभी इनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी जा रही है, क्योंकि ये जो है एफर्ट अपना रिसर्च में फिजिकली पुट करते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो मास्टर और पीएचडी के बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा जो कि सब लोग जिसका शायद वेट भी कर रहे होंगे,
स्टाइपेंड कितना मिलता है और हॉस्टल फैसिलिटीज और फिर खाने के बारे में थोड़ा सा बता दें कि खाना खुद पकाना होता है या हॉस्टल में मिलता है, इस तरह से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। तो पाकिस्तान के लिहाज से बताओ तो हमारे फूड जो है इनसे थोड़े चेंज है। पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो मुझे अपना फूड जो है ज्यादा टेस्टी लगता है, और फूड का डिफरेंस है। और स्टाइपेंड का मैं कहूँ तो मंथली ये मास्टर के लिए पहले लैंग्वेज जो ईयर होता है उसमें तकरीबन 45,000 तक पाकिस्तानी देते हैं। अच्छा। और फिर जब मास्टर स्टार्ट हो जाए 2 साल का, तो उसमें फिर इंक्रीज हो जाती है, तकरीबन 55-56 हजार तक पहुंच जाता है। तो इसमें से अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रहना चाहे तो कुछ यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल बहुत ही अच्छे हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी और साथ में इंटरनेट वगैरह, और फिर आपका जो रूम होगा जिसमें फैसिलिटीज टेबल कबर्ड वगैरह ये चीजें, तो ये चीजें फ्री मिलती है। और सबसे अच्छी बात की यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत चीप होता है, तो उसके आपसे ये चार्ज करते तकरीबन इनका यहाँ 5 lakhs बनता है, तो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 6-7 हजार बनते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिले 6-7 हजार में एक दूसरी कंट्री में, तो इतना मुश्किल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज का थोड़ा महंगा होता है पर उसमें ज्यादा फैसिलिटीज होती है, डिपेंड करती है ये हॉस्टल पे। दूसरा ऑप्शन आता है फिर अगर स्टूडेंट अकेले बाहर रहना चाहे तो वो लोकल हॉस्टल के लिए जा सकता है। और मेरे ख्याल से उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 2-3 दोस्त मिलके एक हाउस रेंट कर लें। तो हाउस में ये आपको फायदा होगा कि आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा, और कभी कभार आपके दोस्त विजिट करना चाहे, रात के लिए ठहरना चाहे, तो भी आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। और आप अपनी मर्जी के मालिक हो, कई रूल रेगुलेशन से बाहर होंगे। और अच्छी बात है कि आपको चीप मिल जाएगा जब आपके साथ 2-3 दोस्त होंगे। तो लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं है। बाकी फूड का मंथली मेरे ख्याल में 15 से 20 हजार खर्चा आएगा, और इसमें आप मेरे ख्याल में 3 टाइम आराम का जो है खा सकते हो सही सुकून से। और ये नहीं कि सिर्फ सब्जी और दाल वगैरह, अच्छी खासी जो है खा सकती हो। यहाँ पे ये है आइलैंड्स है तो मछली वगैरह सी फूड ज्यादा मिलते हैं, तो अच्छी कंट्री है, फूड भी अच्छा है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये स्कॉलरशिप मोर देन इनफ है। और बैचलर और पीएचडी का किस तरह होता है, स्टाइपेंड सेम रहता है या थोड़ा सा डिफरेंट? तो बैचलर का मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम है, बस ज्यादा कम नहीं, तकरीबन कोई 5-6 हजार का फर्क होगा। जिस तरह इसका 3.7 मिलियन है, ये तकरीबन 55 हजार बनते, तो बैचलर का मेरे ख्याल में लगभग 50 होगा या कोई 45, पर थोड़ा बहुत फर्क है, इतना नहीं है, तकरीबन 5 हजार का फर्क है। और पीएचडी का थोड़ा ज्यादा है, तो वो लगभग मेरे ख्याल में 5-10 हजार ज्यादा देते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को हम चूज कैसे कर सकते हैं? लाइक कोई लिस्ट हमारे पास मौजूद है, या हम वहां पे ही, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया था जिसमें हम अपनी डिग्री सेलेक्ट करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी देखते हैं, फिर वहां पे फील्ड नजर आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से हम करेंगे या एक लिस्ट होगी वहां से हम चूज कर लें? नहीं, असल में मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ आप जो आपका फाइनल डिसीजन जब हो जाता है ना, रेडी होते, तब आप एप्लीकेशन फिल करते। उससे पहले उसी वेबसाइट पे इन्होंने एक गाइड बुक दी हुई है, तो उसके एंड में बहुत बड़ी लिस्ट है सारी यूनिवर्सिटीज के, साथ में उनके वेबसाइट लिंक और ईमेल भी है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जब आप अपने लिए प्रोग्राम चूज करते तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हो ना, अपना डिपार्टमेंट देखते हो, पीएचडी वाले अपना सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट देखते हैं। तो मेरे ख्याल में उस लिस्ट को अगर आप अप्लाई प्रोसेस से पहले ही देख लें सारी यूनिवर्सिटीज, तो आपको बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ में मेरे ख्याल में अगर जिन स्टूडेंट्स की जीपीए लो है और उनका प्रोफाइल अच्छा नहीं, तो उनको मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर आप हर सूरत में जो है स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज की तरफ जाए जो न्यू एडेड हो स्कॉलरशिप के अंडर। और या जो जी, और जो यूनिवर्सिटीज जो है बहुत ही साइड सिटीज में हो, जिस तरह आइलैंड के बिल्कुल कॉर्नर में हो या किसी दूसरे आइलैंड में। इनका सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो आइलैंड है और जिसकी तकरीबन 70-80% पॉपुलेशन जॉब करती है और एजुकेशन करती है, जावा आइलैंड है। तकरीबन कोई 20-25 आबादी पूरे इंडोनेशिया में पड़ी है, पर वो ज्यादातर मैंने यहाँ लोकल से सुना हुआ है कि इतनी ज्यादा वो जो है ना खूबसूरत बहुत है, इंडस्ट्रीज भी है और लोग कम है,
क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैपिटल सिटी जकार्ता और ये बंदूक इन जावा आइलैंड में बहुत ज्यादा है। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूंगा कि कोशिश करे जिनकी जो जीपीए लो या प्रोफाइल अच्छी ना हो वो बाकी आइलैंड्स की तरफ जाए। और मेरे ख्याल में वो सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप जो ना ड्रीम्स में देखते हैं ब्लू वाटर और क्रिस्टल वाटर जगह, वो बाकी आइलैंड्स है, कलिमंतन हो गया, सुमात्रा, ये जगह है। ओके, सो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। लाइक यूरोप में जैसे होता है कुछ लोग रेसिस्ट होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे हैं? लाइक इंटरनेशनल को देख के उनका बिहेवियर चेंज होता है या हॉस्पिटेबल रहते हैं या थोड़ा सा अनॉय हो जाते हैं? तो वो थोड़ा सा बता दें। तो मैं जब पहले आया था यहाँ पे तो हर एक बंदा जो है इस तरह मिलता था, मतलब या जो कि मिलता था तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट फील होती थी। ये लोग जो है आपके लाइफ में इंटरप्ट नहीं करेंगे बट काइंडनेस और मिलना जुलना बहुत ही अच्छे मिजाज में करते हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज में। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सुकून बहुत है। मतलब जो हमारी जगह पे टेंशन होता है ना, हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता या इस तरह कुछ, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कोई किसी को तंग नहीं करता। अगर फॉरेनर को देखे तो बहुत लाइक करते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादातर चाइनीज की तरह नजर आते हैं। ये मलेशिया और चाइनीज लोग, जापानीज सारे एक जैसे नजर आते हैं, तो ज्यादातर पसंद करते हैं फॉरेन लोग के उनके साथ सेल्फियां खींचते या बात वगैरह या फिर वीडियो बनाते प्रेफर करते हैं। तकरीबन पहले मंथ में आपके बहुत ज्यादा दोस्त बन जाएंगे लोकली, तो बहुत लोकल दोस्त मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे। थोड़ा सा हम अब ऑब्वियसली काफी हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता है कि स्टूडेंट जॉब्स वगैरह भी की जाती हैं दूसरे कंट्रीज में, तो इस कंट्री में स्टूडेंट जॉब के हवाले से क्या इश्यूज हैं या लाइक क्या स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। अगर किया जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है, ये भी थोड़ा सा बता दें। तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन किया गया कि आप इसके दौरान जॉब नहीं कर सकते क्योंकि फिर स्टूडेंट स्टडीज पे फोकस नहीं करता, ज्यादातर जॉब की तरफ जाते हैं अर्निंग के लिए। और वैसे भी ये डेवलपिंग इकोनॉमी और पॉपुलेशन भी इनकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट पे जॉब बैन किए जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली केएनबी के लिए। तो आप जॉब नहीं कर सकते, इसलिए स्टाइपेंड इनफ होता है आपके सर्वाइवल के लिए। बाकी इसके अलावा आपको इंटर्नशिप वगैरह अगर आप करना चाहे बैचलर में, ज्यादातर जो है तकरीबन बहुत ज्यादा परसेंटेज इंटर्नशिप जो होती है वो बैचलर स्टूडेंट के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे टॉप कंपनीज जो है और ये इनकरेज भी करती है, इनके लिंक्स होते हैं प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, पर वो भी जो है उसमें आप स्टाइपेंड नहीं ले सकते, सिर्फ आप एक्सपीरियंस ले सकते हो और आप सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हो। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आपके एक्सपेंसेस सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के वो दे तो फिर ठीक है, बट अर्निंग के लिहाज से ये नहीं अलाउ करते। बाकी आप अगर ऑनलाइन टीचिंग करते हो अपने लिए या कोई फाइवर फ्रीलांस यूट्यूब वगैरह, तो आपकी पर्सनल थिंग है, उसमें कोई इशू नहीं। ओके, सो लेट्स से कि आप लोग वहाँ पे आइलैंड्स टू आइलैंड ट्रेवल भी करते होंगे जाहिर है टूरिज्म के लिए, तो वहाँ पे ट्रेवल के जो मेन वो हैं वो शिप्स पे होती है ट्रेवलिंग या बसेस वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं बाय एयर? तो ट्रैवल ये कंट्री ज्यादातर जो है इनकी ट्रैवल इकोनॉमी है, ये ज्यादातर पीपल जो है बहुत दुनिया भर से आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ट्रैवल सबसे चीप मेरे ख्याल में ट्रेन है। इंडोनेशिया की ट्रेन बहुत जबरदस्त है, जो लोकल ट्रेन भी है, तो उसमें से आप जो है ये, मैं फिलहाल जावा आइलैंड ही घूमा फिरा हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास चीप आता है फिर बाय शिप। सो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में ऑब्वियसली आप जाएंगे या शिप के थ्रू या बाय प्लेन, पर प्लेन के टिकट्स भी जो आप, इनका जो खूबसूरत एरिया बाली है, बाली जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा चीप है फ्लाइट के लिहाज से। तकरीबन कोई 7-8 हजार रुपए एक साइड से फ्लाइट के बनते हैं आपको। मेरे ख्याल में दोनों साइड से मेरे ख्याल में बनते, तकरीबन याद नहीं, पर अभी मेरे दोस्त गए, तकरीबन 10,000 में आप जा भी सकते हो आ भी सकते हो फ्लाइट पे। और इसके अलावा कुछ आइलैंड्स बहुत दूर है,
वो तकरीबन ब्रुनाई, दारुसलाम और मलेशिया के करीब है। तो फिर आपको आपकी फ्लाइट की टिकट्स जो है वो तकरीबन थोड़ी बढ़ जाएंगी, पर मेरे ख्याल में अगर आप सिंगापुर जाना चाहो या मलेशिया तो आपकी फ्लाइट टिकट तकरीबन 10 से 15 हजार होगी दोनों साइड से। तो ये बहुत ही चीप है मेरे ख्याल में। आप मलेशिया भी जा सकते हो, आप सिंगापुर भी जा सकते हो 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। और जो आइलैंड टू आइलैंड, कुछ आइलैंड्स यहाँ पे बहुत दूर है तो वहाँ पे ज्यादा खर्चा आते, तकरीबन 50 हजार की टिकट होगी दोनों साइड से, कि बहुत ही दूर है यहाँ से। ओके। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या रहती है, लाइक गर्म रहता है या बारिश वगैरह काफी होती होगी शायद, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। मैं भी काफी शौक हुआ जब आया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेदर होती है साल में मेरे ख्याल में। 6-6 महीने के 6 महीने बारिश होती है, बारिशों का सीजन होता है। अभी करंटली बारिशों का सीजन है, तो हर दिन बारिश होती है। और तकरीबन ये कोई अप्रैल मई तक शायद ये बारिशों का मौसम है। फिर उसके बाद गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक। और मेरे ख्याल में बारिश पूरे साल होती है यहाँ पे। 2-3 दिन मिस हो जाए तो तीसरे दिन लाजमी बारिश होती। तो ट्रॉपिकल वेदर इसको कहते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल है क्योंकि यहाँ पे जंगलात वगैरह और गर्मी का माहौल, इस तरह के प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो माहौल जो है गर्म भी है पर ठंड भी रहता है, नॉर्मल सा सीजन रहता है पूरे साल का। तो जैकेट अगर हो आपके पास तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सन स्ट्रोक जो होती है, स्किन प्रॉब्लम अक्सर होती, तो ये हम सनस्क्रीन लगाते हैं या इस तरह चीजें, ये बहुत लाजमी हो। और माहौल बंदूक का जो स्पेशली है वो ठंडा रहता है, ये इस तरह है कि जिस तरह एबटाबाद में बंदा रहता हो। बाकी जकार्ता थोड़ा हॉट है क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा, ट्रैफिक वगैरह ज्यादा होती है तो इस वजह से। और कुछ सिटीज जो है ठंडी है पर ज्यादातर गर्म और नॉर्मल रहता है बारिशों की वजह से। अच्छा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात करें, लाइक जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ विजिट कर चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लगता है या पाकिस्तान की तरह काइंड ऑफ? तो मैं अक्सर पहले स्कॉलरशिप से पहले ही मैं जो है इन कंट्रीज को ना कोई अजीब अंदाज से देखता था, एक्साइटी से कि यार ये तो कोई गरीब मुल्क होंगे, इनकी करेंसी भी बहुत जो है लो है, ये चीजें। तो तब जब आया तब पता चला कि चीज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तकरीबन यहाँ पे हर बंदा जो है बिजनेस की तरफ जोर लगाता है। और इनकी जो जकार्ता डेवलप सिटी, तो मेरे ख्याल में उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामाबाद में भी इस तरह नहीं है मेरे ख्याल में। इनके इवन शॉपिंग मॉल जो है मेरे ख्याल में एशिया में कोई जो टॉप 10 की लिस्ट नहीं होती, उनमें से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है यहाँ पे। वो इस तरह शॉपिंग मॉल मेरे ख्याल में वो कराची में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी इसी तरह है जिस तरह यहाँ पे। तो हर एक बंदा जो है बिजनेस की तरफ बहुत जाता है, और स्टूडेंट्स जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जॉब्स पर 2 जॉब्स कर रहे होते हैं या इंटर्नशिप लाजमी कर रहे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। ओके। अच्छा, थोड़ा इस तरह कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो है वो अमीर है। नाइस नाइस। बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अपने देखने वालों को फिर बताना चाहेंगे कि कुछ कंट्रीज होते हैं जिनकी करेंसी अगर देखा जाए वैल्यू वो पाकिस्तान से कम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी स्टेबल इकोनॉमी नहीं है। ऐसे ही हंगरी है और साउथ कोरिया भी है। अब इंडोनेशिया के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो करेंसी की वैल्यू देख के कोई भी बंदा डिसाइड नहीं करता स्कॉलरशिप के ऊपर, बट वहाँ के अवेलेबल जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं या फैसिलिटीज होती हैं उनको देखा जाता है। ऑब्वियसली वहाँ का रिसर्च वर्क कैसा है या वहाँ की चीजें कैसी हैं, स्टडी कैसी है, तो इस हवाले से आप डिसाइड कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड है उन सब लोगों के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, वो जरूर इसमें अप्लाई करें। और थोड़ा सा हमें ये बता दें कि आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन में आइल्स लिखा हुआ है, तो ये कंपलसरी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज आल्सो वैलिड? आइल्स मेरे ख्याल में अगर हो तो ठीक है, पर ना हो तो भी सबसे ज्यादा ठीक है, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं तो फिर इंग्लिश की क्या जरूरत है। बस एक रिक्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड रखने के लिए इन्होंने किया हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कुछ और सर्टिफिकेशन, आपका कोई इंग्लिश कोर्स हो तो मेरे ख्याल में आराम से काम कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। बस ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो।
ओके ओके। सो थोड़ा सा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि काफी गर्ल्स भी होंगी जो अप्लाई करना चाहती होंगी, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई पाकिस्तानी गर्ल मौजूद हैं, या गर्ल्स के लिए, इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए कैसे वो कंट्री है, लाइक सेफ ही है या कोई इश्यूज हैं वहाँ पे? होपफुली तो सेफ ही होगा पाकिस्तान मेरे के ख्याल मेरे से तो। ख्याल में कोई 3 स्टूडेंट्स थी हमारे साथ पिछले साल, हम्म। और वो बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ मैं मिला था अभी 1 मंथ पहले यूथ समिट में। मलांग में एक यूथ समिट था तो वहां मिला था। बट बाकी इजिप्ट से बहुत ज्यादा जो है फीमेल स्टूडेंट्स है, और एक अफगानिस्तान से भी एक फीमेल स्टूडेंट है, और इसी तरह यमन हो गया, कुछ मलेशिया और थाईलैंड, ताइवान, इन कंट्रीज से फीमेल स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल में फीमेल स्टूडेंट दिन के लिहाज से देखा जाए तो कोई इशू नहीं है। और रात में अगर आप कहें तो मेरे ख्याल में हर कंट्री में ये इशू, अगर रात को लड़की अकेले बाहर जाए हॉस्टल से तो लाजमी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, मेरे सामने इस तरह कोई केसेस नहीं आए। और फीमेल स्टूडेंट, हम गए फ्रेंड के साथ ट्रैवल करने, मतलब बीच पे गए, वहां पे रात भी गुजारी है। उसके अलावा कई और जगह भी हम गए रात को, और मेरे ख्याल में इस तरह कोई इशू नहीं, सेफ लोग यहाँ पे सेफ है। और बेहतर यही है कि फीमेल जो है उनको रात के तकरीबन 10 बजे के बाद अकेले ना जाए, क्योंकि ये आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। अगर आप सिलेक्शन हो जाए ना तो फिर आपको ये इंस्ट्रक्शन भी यूनिवर्सिटी वाले देते हैं कि रात को अकेले, और स्पेशली अगर लड़की हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर फीमेल्स होती है, फॉरेनर्स, तो ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है ना, चेहरा हमारा चेंज है तो हम इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। तो बेहतर ये है कि रात को अकेले ना निकले, दिन को आप जहाँ दिल करे जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टोटल एक्सपेंडिचर जब आपने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन तो सबने करवानी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, लाइक वीजा फी हो गई या ट्रेवल अलाउंस हो गए, ये टोटल आपका खर्चा कितना आया था, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन को छोड़ के और शॉपिंग को भी छोड़ के ऑब्वियसली? तो मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ही लेजी होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें फ्री नवाला मिल जाए, तो मेरे ख्याल में ये फ्री नवाला ही था, क्योंकि मेरा घर बैठे सारा प्रोसेस हो गया। इवन मेरा जो वीजा था और टिकट ये इन्होंने ऑनलाइन मुझे सेंड किए थे। मेरे ख्याल में मैं कहीं गया नहीं कुछ चीजें लेने के लिए, सिर्फ अपने कपड़े कुछ जो लेना जो था मैंने वो किया। और जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने साथ तकरीबन $200 लेके आया था, और वो मेरे पास तकरीबन कोई 4-5 महीने पॉकेट में पड़े हुए थे, जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। आ रहा था तो टिकट और वीजा, वीजा जो था इनका पहले ई वीजा था, तो बाद में ये चेंज कर लेते रेजिडेंट वीजा के लिए। और ई वीजा, उसके बाद में जब एयरपोर्ट पे आया तो वहां पे उन्होंने होटल भी बुक किया हुआ था, तो तकरीबन 5-6 दिन के लिए कोविड के लिए। तो रूम में फूड वगैरह, लॉन्ड्री, सब कुछ आ जाता था, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होटल था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमें रिसीव करके यूनिवर्सिटी ले गई। उसके बाद जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमें जरूरत हो, या वीजा के लिए जाना हुआ, या अकाउंट ओपनिंग के लिए, या कुछ और इस तरह, तो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती। तो मेरे ख्याल में 1 रुपए भी नहीं लगता, सिवाय कोविड-19 टेस्ट के, जो आप खुद पाकिस्तान से आने टाइम पे करते हैं। उसके बाद तकरीबन 2-3 टेस्ट वगैरह ये फ्री में खुद ही करती है। और आते साथ ही ये आपको जो है वो सेटलमेंट अलाउंस देती है, तकरीबन कोई 15-16 हजार रुपए। तो उसमें आप पहले तो फैसिलिटीज होती हैं आपके पास, मतलब बेड वगैरह सारी चीजें आपको ये दे देते हैं। अगर उसके अलावा आपने कुछ टॉवल्स वगैरह लेनी हो, या कुछ शर्ट्स वगैरह लेने हुए, या कुछ और इस तरह जरूरी चीजें, टूथब्रश, पेस्ट, तो ये चीजें मेरे ख्याल में आप यहाँ भी ले सकते हो, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। बस पाकिस्तान से मेरे ख्याल में वही चीजें लाए जो आपको, फूड वगैरह आपको अच्छी लगती है, बिस्किट्स या दूसरे कोई चीजें ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको अच्छी लगती हो, बाकी आप यहाँ पे आराम से मिल जाएगा आपको। और खर्चा तो मेरे ख्याल में मैं नहीं लेके आया था, तो मुझे नहीं लगता कोई और लेके आया। और हाँ, मेरे मंथली स्टाइपेंड में मेरे अच्छी खासी सेविंग होती थी स्टार्टिंग में लैंग्वेज के टाइम में, क्योंकि बस सिर्फ लैंग्वेज क्लासेस थी और कुछ रिसर्च का कुछ था नहीं, तो स्टाइपेंड अच्छा से सेव हो जाए। तो फिर मैंने कैमरा भी ले लिया, कोई
70-80 हज़ार का साथ में फ़ोन ले लिया था फिर, तो पहले में स्टाइपेंड बचत हो जाए। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इमरान भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मैं अब थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको दोबारा से। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सीवी है, एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए 2, मास्टर और पीएचडी के लिए प्रॉब्ली, और बैचलर के लिए नहीं चाहिए होंगे होपफुली, बट चेक कर लेना। आइल्स वहाँ पे मेंशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगी। मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए पीएचडी वालों के लिए, बाकी मोटिवेशन लेटर चाहिए। फिर पासपोर्ट आपको कंपलसरी है, आपको चाहिए, जिनने अप्लाई करना है उनने आप चेक कर लेना है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो आपने बनवा लेना है। एनआईसी आपको चाहिए, और एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर भी आपको चाहिए, और पेरेंट्स एफिडेविट आपको चाहिए। अब जो पेरेंट्स एफिडेविट होता है, इसमें यह होता है कि आपके किसी पेरेंट ने ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के देना होगा कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और मैं इस पे एग्री हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर है वो ये है कि आपको, जैसे इमरान भाई ने भी बताया है वीडियो में, आपने एम्बेसी को एक ईमेल करनी होगी जिसमें अपना पासपोर्ट, अपना ट्रांसक्रिप्ट और उसके अलावा 1-2 डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सेंड करने होंगे। अब जो लिंक है स्कॉलरशिप का वो मैं आपको भेज देता हूँ, आपने उसको प्रॉपर स्टडी करना है, और उसके बाद आपने इसको रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई करना है, जो एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर होगा, और इसी तरह से आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब जो फॉर्म फिल करना है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आप इमरान भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वो देख सकते हैं, और मैं उनका यूट्यूब का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और स्कॉलरशिप का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो आई होप कि वो लोग जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी चीज़, तो वो लोग इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और दूसरे लोग जो इंटरेस्टेड हैं इंडोनेशिया में पढ़ने के लिए, या वहाँ की लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन टू अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप, और इसकी जो डेडलाइन है वो आप लिंक के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।